कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, वो फिर चाहे बुरा हो या अच्छा। इसलिए हमें हमेशा इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि ये वक्त बदलेगा जरूर, जिससे बुरे समय में आपको ये भरोसा रहे कि अच्छा समय जरूर आएगा, और अच्छे समय में ये एहसास कि बुरा समय कभी भी आ सकता है। तो आज चलते हैं कपूर हाउस में, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके परिवार से मिला देते हैं, जहां पर परिवार के मुखिया के रूप में अशोक जी और हेमा जी हैं, तो बेटे और बहू के रूप में रोहित और रागिनी है, और घर का एक नन्हा खिलौना सोनू भी है। एक समय पर शहर के करोड़पतियों में शुमार कपूर फैमिली आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। क्या? हे माँ, माता जी, ये सुनने से पहले मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? क्या माँ, आपके अलग सियाप है। मना करता हूं ना, इतनी टीवी मत देखा करो, लेकिन नहीं, पूरा दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर उससे टाइम मिला तो एकता कपूर के सीरियल्स, फिर उससे टाइम बचा तो अपने अनिरुद्ध आचार्य जी। मतलब अब क्या ही बोलूं, घर नहीं, चलता फिरता सर्कस है हमारा घर। तभी रागिनी आ जाती है। तो क्या करें अब हम लोग, आप ही बताओ। घूमने कहीं हम लोग जाते नहीं, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं, जैसे तैसे घिसा पिटा सा डिब्बा रखा है जिसे हम टीवी कह सकते हैं। अब अगर वो भी हम ना देखें तो बताओ क्या करें? हाँ पापा बताओ, अगर टीवी भी ना देखे तो हम क्या करें? वाह, मतलब अब ये चूजा भी बोलेगा। अरे बेटा, तुझे भी फुल ट्रेनिंग मिल रही है अपनी दादी और मम्मा के गाइडेंस में। और सुन बहू, ये क्या कह रहा है कि इसके दादा की आखिरी निशानी ये बस को बेच दो, इसको खटारा कह रहा है। क्या? सुनो, इस बस पर अपनी बुरी नजर डाली ना तो मुझे रागिनी से मां दुर्गा बनने में 2 मिनट नहीं लगेगा। जो भी है, जैसी भी है, मगर कहने के लिए वो अपनी है, ये यहां से नहीं हटेगी। हे भगवान, मैं तो चला इस घर से। इस घर को मिनी रामोजी फिल्म सिटी घोषित कर देना चाहिए। ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है। ये तो था कपूर हाउस का आज का हाल। अब आपको पूरी कहानी जानने के लिए कुछ समय पहले चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं लगभग 5 साल पहले। अशोक जी अपनी दुकान पर बैठे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लेकिन उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं रोहित को भेज रहा हूँ, मुझसे जो भी पॉसिबल हेल्प होगी मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे कोई बात नहीं, तुमने बताया अच्छा ही किया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा मदन, रखता हूँ फ़ोन। अशोक जी रोहित को आवाज लगाते हैं। रोहित, रोहित बेटा इधर आ जरा, एक बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ बैठकर ध्यान से सुन। अरे पापा क्या यार, आपका हर काम ज़रूरी ही होता है। बताओ क्या कह रहे हो? बेटा वो अपने दुकान पर जो पवन काम करता था ना, उसके पापा जी आज हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल उसके पापा को कैंसर हुआ है, लेकिन वो लड़का इतना अच्छा था, इतना स्वाभिमानी इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अरे ऐसा क्या कर दिया पापा उसने जो उसकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? रोहित बेटा, अगर वो चाहता तो मुझसे पैसे लेकर आराम से अपने पिताजी का इलाज करा सकता था, लेकिन उसने कभी अपनी कोई परेशानी मुझे नहीं बताई कि उसके पापा को कैंसर है। बस बिना ये सब बताए नौकरी छोड़ दी कि अभी वो काम नहीं कर पाएगा। उसने कभी मुझसे 1 पैसे की मदद नहीं ली, लेकिन आज मदन का फ़ोन आया है। कौन मदन? जो बगल वाले गुप्ता जी के यहाँ काम करता है? हाँ बेटा, वही मदन, वो पवन का पड़ोसी है। उसी ने फ़ोन करके बताया कि आज वो इस परेशानी से गुजर रहा है। अरे पापा आप भी ना, अरे ये सब इन भिखारियों के तरीके हैं पैसे हड़पने के। आप बहुत बोले हो। ये फ़ोन उसी पवन ने मदन से कहकर करवाया होगा। अरे नहीं बेटा, वो परेशान है। ले, ये 1 लाख रुपए है, उसे देकर आ। उसने हमें करोड़ों रुपए कमा कर दिए हैं। उसने हमारे यहाँ 10 साल बहुत ईमानदारी से काम किया है। अरे पापा, लाओ दियाता हूँ। रोहित पैसे देने के लिए पवन के घर जाता है। पवन का घर टूटा फूटा सा था, टूटी सी चेयर पड़ी थी और वहीं उसके बच्चे खेल रहे थे। पवन की बीवी रोहित के लिए पानी लाती है, लेकिन एक टूटी सी ट्रे और पुराने से ग्लास में पानी देखकर वो पीने से मना कर देता है। रोहित लौटकर घर आता है और अशोक जी पर बहुत नाराज होता है। अरे कहाँ भेज दिया था आपने मुझे? 1 नंबर के फटीचर लोग थे। मुझे आज के बाद कहीं ऐसी जगह नहीं भेजना। अरे फूटी सी एक झोपड़ी पड़ी थी और पवन के बच्चे भी ऐसे लग रहे थे, पूछो मत। अरे आपको अपने स्टेटस की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे स्टेटस को मैनेज करना है। बेटा रोहित, तो ये कैसी बात कर रहा है? और ये क्या बात हुई भला? बेटा कभी भी किसी इंसान को पैसे से नहीं आंकना चाहिए।
पापा ये ज्ञान की बात है, मैं नहीं जानता। मैं बस यही कहूंगा कि मुझे ये छोटे लोग पसंद नहीं है, ना इनका कोई स्टैंडर्ड है और ना ही कोई स्टेटस। बेटा वक्त सबसे बलवान होता है और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। कभी किसी के बुरे वक्त पर हमें हंसना नहीं चाहिए। रोहित वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है, लेकिन रोहित के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। समय बीतता है और समय के साथ कपूर हाउस में रागिनी के रूप में एक नए मेहमान का आगमन होता है। जहां एक तरफ रागिनी बहू बहुत ही सुशील, शांत और सौम्य स्वभाव की थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित अभी भी वही अड़ियल स्वभाव का था। वो अपने आगे आज भी किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर छोटे और गरीब लोगों के लिए आज भी उसके दिल में वही नफरत थी। रागिनी तुम फटाफट तैयार हो जाओ, अभी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और वहीं से मूवी देखते हुए लेट नाइट घर आएंगे। नहीं जी, एक्चुअली ना मैं आपको बताना भूल गई। आज अपनी कामवाली रमा की बेटी का जन्मदिन है, तो मैंने उसे आज केक घर से ही बनाकर देने को कह दिया था। वो पूछ रही थी कि दीदी बाजार से केक कितने का आएगा, तो मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें घर से ही बनाकर दे दूंगी। क्या रागिनी, तुम भी ना इन छोटे लोगों के चक्कर में पड़ी रहती हो। ये तो बहाना ही ढूंढते हैं कैसे भी करके इनके पैसे बच जाए, और इसीलिए बटर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं कहते जी, वक्त किसी ने नहीं देखा, इसीलिए हमें बस हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। समय का पहिया ऐसा पलटा कि कपूर्स को अपने बिजनेस में बहुत घाटा होने लगा। कभी किसी बिजनेस में तो कभी किसी और बिजनेस में। फिर एक दिन, माँ पापा से कह दो मेरे बीच में इंटरफियर ना क्या करे। अब वैसे भी मेरा गले पर मन नहीं लगता। क्या बैठूं मैं वहां, ना कोई ढंग का काम बचा है, ना ही कोई प्रॉफिट अब रह गया। अब क्या करूं, बैठकर मक्खियां मारूं क्या? तो बेटा पापा भी तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर तू दुकान पर मन लगाकर बैठेगा तो ही तो 4 पैसे घर में आएंगे। अब तुझे भी पता है कि घर के हालात कैसे हैं। तो एक काम क्यों नहीं करता बेटा, कोई जॉब क्यों नहीं कर लेता, जैसे कम से कम घर में एक इनकम सोर्स तो बना रहेगा। मैं और जॉब? माँ तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ये जॉब वगैरह मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं करूंगा। मेरे अंडर में इतने लोग काम करते थे और अब तुम कह रही हो कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। फिर एक एक करके उनकी सारी चीजें बिकती चली जाती है और एक दिन उनकी सारी कारों की भी नीलामी हो जाती है। बेटा मैं क्या कह रही सी, हम लोग ना कोई छोटा मोटा धंधा ही डाल लेते। आज घर के हालात ऐसे है कि मुझे अब इस उम्र में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो सारी आस अब तुझ पर ही टिकी है बेटा। अब तू ही इस घर की नैया को आगे ले जाएगा। वाह पापा जी वाह, तुसी भी कमाल करते हो। अब इस घर की जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पर डाल दी। और आपके वो सब कहाँ गए जिनके लिए आप जीवन भर इतना करते रहे, जिनको आपने हमेशा ही हेल्प की? कोई भी आया आपके काम? बताओ आप ही। ऐसा नहीं कहते पुत्र, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, सब ऊपर वाला करवाता है। रब ने तब हमें इतनी बरकत दी थी तो हमने सबकी हेल्प की, लेकिन आज हमारे खुद की हालात ही ऐसे है कि। आप दुखी न हो पापा जी, देखना हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा ही होगा। फिर उनके घर की नीलामी का भी नंबर आने वाला होता है। रागिनी बहू, मुझे तो अब बड़ा ही बुरा लग रहा है, मेरी हिम्मत टूट रही है। अब अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो घर से बेघर ही हो जाएंगे। हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहा है तुम मेरे साथ? मैंने और मेरे परिवार ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों प्रभु? वो जोर जोर से रोने लगती है। सोफे पर लेटा रोहित ये सब देख रहा था। माँ मैं क्या कहता हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? हेमा और रागिनी बड़े ही ध्यान से सुनने लगते हैं कि रोहित क्या कह रहा है। हाँ बता ना बेटा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैं भी करूँगी माँ जी के साथ, आप बस बताओ। अरे तुम दोनों साथ में करोगी फिर तो बस इतना पैसा होगा कि इस घर में जगह नहीं होगी रखने की। अरे अब बताएगा भी कि बस पहलिया बुझाता रहेगा। तुम दोनों इतनी जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्टिंग करती हो तो एकता कपूर के सीरियल में ट्राई क्यों नहीं करती? बिना ग्लिसरीन के आंसू निकल आते हैं तुम सास बहू दोनों के। चप्पल कहाँ है मेरी रागिनी? और फिर एक चप्पल हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। अरे बेवकूफ, ये बातें कर रहा है तू? अरे कुछ सोच, तेरे पिताजी टेंशन में आधे हुए जा रहे हैं। फिर एक दिन, पापा मेरे स्कूल में ट्रिप पर ले जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है पापा। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तू भी चला जा बेटा। वाह पिताश्री वाह, बालक कह रहा है कि मुझे घूमने जाना है और पिताश्री कह रहे हैं कि चले जाओ।
अरे वहां क्या कोई दानवीर कर्ण बैठा है जो मेरे बेटे को फ्री में ट्रिप पर ले जाएगा? वहां जाने की 5,000 रुपए लग रहे हैं। ओह अच्छा बेटा, सॉरी मुझे ये नहीं पता था, लेकिन अभी तो मेरे पास 5,000 नहीं है। एक काम करो, फिर कभी चले जाना। आप अच्छे पापा नहीं हो ना, मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो ना स्कूल ट्रिप पर भेजते हो। रोते हुए वो वहां से चला जाता है। रागिनी मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी अब मुझसे नाराज हो गया। मैं बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ रागिनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब रागिनी के दिमाग में दिन रात यही चलता है कि कैसे भी करके अपने बेटे सोनू को खुश किया जाए और पति की परेशानी भी दूर की जाए। तभी एक दिन अचानक झाड़ू लगाते लगाते रागिनी घर के बाहर तक आ जाती है। अरे ये बस भी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इसको आज थोड़ा धो देती हूँ, पापा जी और मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। रागिनी पाइप लगाकर उसे धोने लगती है और बस धोते धोते उसे कुछ ख्याल आता है। वाह क्या मस्त आइडिया है, क्यों ना इसकी ही सवारी की जाए, मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और सबको अच्छा भी लगेगा। भगवान जी ने हमारी गाड़ी हमसे छीन ली तो क्या हुआ, इसी के साथ हम अपनी खुशी को साझा कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। मैं अभी सोनू के पापा को जाकर बताती हूँ। रागिनी चहकती हुई अंदर जाती है और रोहित को पूरी बात बताती है। हाँ रागिनी, तुम सही कहती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और मेरा बेटा भी अब मुझसे नाराज नहीं रहेगा। रोहित जल्दी से जाता है और बस के लिए डीजल लेकर आता है। वो लोग खूब एंजॉय करते हुए बस में जाते हैं। बस में खूब सारा खाना भी बना कर ले जाते हैं और एक जगह एक पार्क में रुककर वो लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही कई बार वो लोग घूमने के लिए अब बस से ही जाते थे। फिर एक दिन रागिनी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी क्यों ना हम लोग गुरु पूरब पर्व पर लंगर लगाएं? लेकिन बेटा तू तो जानती है ना तो अभी हमारे पास इतना बजट है कि हम टेंट के लिए सामान रेंट पर ले और ना ही हलवाई को देने के लिए पैसे। फिर ये सब कैसे होगा बेटा? इसका मतलब मम्मी जी आपको आपकी बहू के हाथ के बनाए खाने पर शक है? इसका मतलब आप मेरे खाने की झूठी तारीफ करती हो, है ना? अरे नहीं बेटा जी, ऐसी बात नहीं है, तेरे हाथ का खाना तो वाकई में बहुत स्वाद बनता है। मम्मी जी मैं क्या कहती हूँ कि हम खुद से ही खाना बनाकर बस में लेके चलेंगे, हमसे जितना भी हो पाएगा। वैसे भी वाहे गुरु दी कृपा रही तो सब चंगा ही होंदा है मम्मी जी। फिर सब लोग मिलकर लंगर के लिए खाना तैयार करते हैं और उसको बस में लेकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग रोड के किनारे अपना लंगर सबको देने लगते हैं। सभी लोग उनका लंगर बड़े ही चाव से खा रहे थे। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और उस गाड़ी में से ड्राइवर निकलकर लंगर का प्रसाद लेने लगता है और लेकर कार में बैठकर खाने लगता है। सर अगर आप खाना चाहें तो आप भी खा सकते हैं, वाहे गुरु दा प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट है। मोहन, वाहे गुरु दा प्रसाद तो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है, जाकर मेरे लिए भी लेकर आ। मोहन जैसे ही गाड़ी से उतरकर लेने जाता है वैसे ही पवन गाड़ी के शीशे नीचे करके देखने लगता है कि आखिर कौन बांटने आया है। तभी उसकी नज़र अपने सेठ अशोक जी पर पड़ती है। वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर कर आता है और सीधे बस में जाकर अशोक जी के पैर छूता है। अशोक जी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ये अचानक कौन आ गया, क्योंकि पवन को देखे हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी वो पहचान लेते हैं। सेठ जी लगता है आपने पहचाना नहीं। अरे नहीं पवन बेटे, मैंने तुमको पहचान लिया। अब यहाँ कैसे और ये सब क्या है? फिर अशोक और हेमा उन्हें अपनी गरीबी की पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्हें बिजनेस में घाटा होता चला गया और आज वो रोड पर आ गए हैं। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आती हैं। सेठ जी आप रोइए मत, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और मानिए कि मुझे ऊपर वाले ने आपकी मदद करने ही भेजा है। मैं समझी नहीं बेटा तो क्या कहना चाहता है? मालकिन जी, जब सेठ जी ने मेरी मदद की थी आपको याद है? जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, अगर सेठ जी उस समय हमारी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं अपने पिताजी को बचा नहीं पाता। हाँ मुझे याद है, मैं ही तो आपके घर आया था वो पैसे देने। बिल्कुल, वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकता हूँ। जैसे ही मुझे आपकी मदद मिली थी मैंने अपने पापा जी का इलाज एक बढ़िया हॉस्पिटल में कराया और मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। अब मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं था तो मेरे पिताजी पहले एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, तो उन्हें उसी काम में इंटरेस्ट था।
मैंने और मेरे पिताजी ने एक छोटे से रेडी से शुरुआत की और आज हमारे शहर में 3 बड़े होटल हैं। क्या? देखा रोहित, मैं नहीं कहता था कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस हमें उसे दिल लगाकर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने अभी ये क्यों कहा कि ऊपर वाले ने आपको हमारे लिए ही भेजा है? मैं कुछ समझी नहीं। अभी हम ऐसा ही कुछ देख रहे थे, कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपनी स्पेशल डिशेस को लोगों तक स्ट्रीट फूड के ज़रिए पहुंचा सके। तो मुझे लगता है कि इस बस को अगर हम फूड कोर्ट में चेंज कर दें तो इससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और मुझे अच्छे कुक की भी ज़रूरत थी, तो आगे की बात आप लोग बिना कहे समझ गए होंगे। देखा रोहित, तुम मुझे हमेशा कहते थे कि मैंने जिनकी भलाई की वो कोई काम नहीं आया। आज तुम्हारे सामने सब साफ है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पापा, आज मुझे एहसास हुआ कि आपका अच्छा कर्म ज़रूर लौट कर आपके पास आता है। और इस बात का एहसास भी हुआ कि जब अपनी औलाद कुछ गलत बोलती है तो माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है। जब सोनू ने मुझसे कहा तो मुझे वो सब याद आ गया, जब जब मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे माफ़ कर देना पापा जी। कुछ ही दिनों में कपूर फैमिली का काम उस बस के ज़रिए स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते उनके शहर में एक बड़ी पहचान बन जाती है और उनके वही पुराने दिन लौट कर आ जाते हैं। सुजाता अपने पति हेमंत और बेटे बहू के साथ रहती है। दूर से देखने में ये घर बहुत खुशहाल लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा पड़ा है। आपस में किसी की भी किसी से नहीं बनती है और हमेशा लड़ाई होती रहती है। एक दिन सुजाता ने अपनी बहू कोमल से कहा, अरे बहू, तू अभी तक सो रही है? उठ जा और सबके लिए नाश्ता बना ले। कोमल आंख मलती हुई उठती है और कहती है, माँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। आपका बस चले ना तो आप सुबह 4 बजे से नाश्ता बनाना शुरू करवा दो। अरे सोने दो ना थोड़ी देर। थोड़ी देर क्यों बहू, पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहे। तेरे पति ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। मेरा बस चले तो तुझे आज ही घर से निकाल दूं। सुजाता बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ जा रही होती है, तभी उसका पति उसे टोकते हुए कहता है, अरे भगवान, सुबह सुबह किसे घर से निकाल रही हो? जरा एक कप चाय तो दे दो। चाय चाहिए आपको? दूध लेकर आए हो? सुबह आंख मलते ही अखबार खोलकर बैठ जाते हो। घर में क्या आना है क्या नहीं आना कुछ होश है आपको? हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं। ऊपर से आपकी बहू, वो तो घोड़े बेचकर सो रही है। सुजाता, अब सारी दुनिया का गुस्सा तुम मेरे ऊपर उतारोगी? अरे क्या मैंने कहा है कोमल को इतनी देर तक सोने के लिए? 30 साल से झेल रहा हूं तुम्हें। मेरी जगह कोई और आदमी होता तो तुम्हें छोड़कर चला गया होता। अरे तो चले जाओ ना, रोका किसने है? 30 साल से आप नहीं झेल रहे मुझे, बल्कि आप मेरा खून चूस रहे हो। इस तरह सुजाता और हेमंत में लड़ाई शुरू हो गई। वहां सुजाता का बेटा नवीन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी नवीन कोमल से कहता है, कोमल उठ जाओ ना। वैसे तो तुम पूरे दिन सोती रहती हो, मेरे जाने से पहले तो उठ जाया करो। तो माँ बेटे ना मिलकर ठीक से सोने भी नहीं देते। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। मनहूस दिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए था। जब देखो तब सोती रहती हो। माँ अकेली किचन में लगी रहती है, ये नहीं कि उनका हाथ बटा दो। और मैं जब जब घर के कामों में लगी रहती हूँ तब क्या तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है? दिन भर अपनी मैं करते रहते हो। कोमल गुस्से में रसोई में आ जाती है और अपनी सास के साथ काम करने लगती है। सभी नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं, तभी नवीन कहता है, कोमल, अभी तक तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आई। कभी चीनी तेज कर देती हो तो कभी चाय पत्ती। इतनी ही बुरी लगती है ना मेरे हाथ की चाय, तो खुद ही बना लिया करो। बस इसी बात की कमी रह गई थी। बाहर जाकर कमाऊं भी मैं और तुम्हें चाय भी मैं ही पिलाऊं। नवीन गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी सुजाता कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे को ठीक से नाश्ता तो करने दिया कर, हमेशा लड़ती रहती है। हाँ, आप तो जैसे फूल बरसाती हो ना अपने बेटे के ऊपर। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। सुबह उठते ही सबसे लड़ने लगती हो। तुम दोनों ने लड़ लड़ कर मेरे बेटे को तो भगा दिया। अब मुझे तो नाश्ता करने दो या मैं अभी चला जाऊं। हेमंत की बात सुनकर दोनों चुप हो जाती हैं। तीनों का दिन ऐसे ही लड़ते लड़ते निकल जाता है। शाम को नवीन घर पर आता है तो बहुत परेशान लगता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ नवीन बेटा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो? आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ और सुबह से कुछ खाने को भी नहीं मिला। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बैंक में नौकरी कर ले। उस समय मेरी जान पहचान भी अच्छी थी, तुझे कहीं ना कहीं चिपका देता, लेकिन तुझे तो मेरी बिल्कुल सुननी ही नहीं थी।
अब काम कम करता है और इधर उधर भाग दौड़ ज्यादा रहती है। पापा मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे थोड़ी देर चैन से तो बैठने दो। लो, समझाने की बात करो तो महाशय बुरा मान जाते हैं। अरे तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे इधर उधर भागने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा तो काम कब करेगा। ना तो मुझे ऑफिस में चैन मिलता है और ना आप लोग मुझे घर पर सुकून से रहने देते हो। नवीन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। नवीन को इस तरह जाते देख सुजाता हेमंत से कहती है, जब आपको पता है कि आपका बेटा थका हारा घर आया है तो जरूरी है उससे बहस करना। अरे वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो क्या हुआ, आपने भी कोई महान काम नहीं किया। अरे अपनी पूरी जिंदगी में एक घर तो नहीं ले पाया आप। ये घर भी मेरे माँ बाप ने दिया है और आप मेरे बेटे को ताने मार रहे हो। सुजातो, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें झेलना कम बड़ा काम नहीं है। और ये बार बार अपने घर का ताना मुझे मत दिया करो। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास नहीं गया था ये घर लेने, तुम्हारे माँ बाप ही आए थे मेरे पास। वो दोनों लड़ ही रहे थे, तभी उनके पास कोमल आती है। माँ, कुसुम मौसी का फोन आया था, वो आज शाम को हमारे घर आ रही हैं। क्या मेरी बहन आ रही है? इतने सालों बाद मैं उसके लिए अभी से खाने की तैयारी करती हूँ। अपने मायके वालों का नाम सुनते ही मोरनी बनकर नाचने लगी। अगर मेरे घर से कोई आ जाता तो इसका मातम शुरू हो जाता। शाम को कुसुम उनके घर आती है। तब सुजाता अपनी बहू से कहती है, कोमल बहू, ये तुम्हारी मौसी सास है, पैर तो छू लो। माँ जी, मैं पैर छूने ही वाली थी, लेकिन आपका हर काम में टोकना जरूरी होता है क्या? इतना कहते ही दोनों सास बहू में लड़ाई होने लगी। कुसुम उन्हें चुप करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों ने तो बस इतनी सी बात पर ही झगड़ना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें नहीं पता कुसुम, यह इतनी सी बात नहीं, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है मेरी बहू में। दोनों बहनें बात करने बैठ जाती है, लेकिन तभी वहां पर हेमंत आ जाता है। अरे दोनों बहनें बातें करती रहोगी या खाना भी खाओगी? आप 2 मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं देते। आपको पता भी है कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। तुम पूरी रात बैठी रहो, मुझे क्या। मैं तो तुम्हें सिर्फ खाने के लिए बुलाने आया था। खाने के लिए बुलाने नहीं आए, आप जल रहे हो। मेरे मायके वाला कोई भी आता है तो आप ऐसे ही जल जाते हो, मैं नहीं जानती क्या। बस इसी तरह बातों बातों में दोनों की लड़ाई शुरू। कुसुम दोनों को शांत कराते हुए कहती है, अरे दीदी, जीजाजी, बस इतनी सी बात पर आप लड़ क्यों रहे हो? अब कुसुम अपनी बहन सुजाता के घर रहने लगी। उन सब के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगती और कुसुम इतनी छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाई देखकर बहुत हैरान हो जाती। वो उन्हें हर बार समझाती कि इतनी सी बात पर लड़ना नहीं चाहिए। एक दिन कुसुम का ड्राइवर उसे लेने आया। आप लोगों के साथ हंसते खेलते कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। आप सब अपना ध्यान रखना, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो। देखो, कुछ बातों को ना नज़रअंदाज कर दिया करो। मौसी जी, इस घर में बस एक मैं ही ऐसी हूँ जो किसी से नहीं लड़ती। अरे उल्टा बोल रही हो बहू, एक तुम ही घर में हो जिसकी सबसे लड़ाई होती है। बस फिर क्या था, घर के सभी लोग आपस में इसी बात को लेकर लड़ने लगे। कुसुम ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, मैं इतने दिनों से घर में आई हूँ और आप लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हो। अब मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ, मत लड़ो, फिर भी आप लड़े जा रहे हो। मौसी जी, आपने इस तरह का माहौल कभी फेस नहीं किया ना, इसलिए ये बातें आपको छोटी सी लगती है। आप कुछ दिन और रहकर देखो, यहाँ आप भी लड़ाई करना शुरू कर दोगी। मौसी जी, बुरा मत माना, लेकिन दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, लेकिन चीज़ों का खुद सामना करना बहुत मुश्किल। कुसुम को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने ड्राइवर से सामान बाहर लाने को कहती है। ड्राइवर नवीन और बाकी सभी घर वालों से कहता है, नवीन जी, वैसे तो मैं इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। आपने हमारी मालकिन का बहुत दिल दुखा दिया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सदमे झेले हैं। उनके सारे बच्चे एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। इन सदमों से इनके पति कभी उभर नहीं पाए और वो हर समय बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उनकी सारी देखभाल अकेले हमारी मालकिन करती हैं। इनके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्हें उन्होंने अकेले झेला है, इसलिए आपके घर की बातें उन्हें छोटी सी लगती हैं। आपको समझाने का उनका एक ही मकसद है कि ऐसी बिना सर पैर की बातों से अपने घर का सुख चैन खराब मत कीजिए। रिश्ते बहुत आसानी से बिखर जाते हैं, लेकिन उन्हें समेट कर रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा नवीन जी, अब मैं चलता हूँ, मालकिन मेरा इंतज़ार कर रही होंगी।
ड्राइवर की बात सुनकर पूरे परिवार को धक्का लगता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि सच में वो आज तक बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ते आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख सुजाता को होता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और वो अपने घर की छोटी छोटी बातों में उलझी रही।